अगर तुम लोग चाहते हो कि एग्जाम में छप्पड़ फाड़ मार्क्स आए तो वीडियो पूरा का पूरा देखना। अगर जो वीडियो स्किप कर दिया तो बाद में सिर्फ पछताओगे कि काश मैं सर का वीडियो देख लेता। तो बिना समय गवाए सीधे मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं और ध्यान से सारा क्वेश्चन का ऑप्शन देखना। मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में कुछ ऐसे ही मिले जुले प्रश्न आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलो हम लोग बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो सीधे सीधे मैं आंसर बताते चला जाता हूं इसका जो लेखक, आप लोग भी आंसर कमेंट में देना अगर जो आंसर पता हो तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, तो प्रेमचंद है। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। गोदान उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कृति क्या है, गोदान है, जो भारतीय ग्रामीण समाज खासकर किसानों की दुर्दशा को चित्रित करती है गोदान में। दूसरा क्वेश्चन, झांसी की रानी पाठ किस खंड से लिया गया है। तो बताइए किस खंड से लिया गया है, क्या गोदान से लिया गया है, नहीं। कादंबरी से लिया गया, नहीं सर। निबंध संग्रह से लिया गया, नहीं। किससे लिया गया है, विभिन्न रचनाओं से झांसी की रानी पाठ का खंड जो है उठाया गया है, ये बात याद रखना। और झांसी की रानी पाठ का जो कवित्री है वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक कविता है, ये भी याद रखना, जो पाठ्य पुस्तक के विभिन्न रचनाओं या खंड में शामिल है। होरी की पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करो आंसर। होरी की पत्नी, जल्दी आंसर करो, रिवीजन होते चले जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं आंसर कमेंट में करते चल जाओ। 10-10 सेकंड का सिर्फ टाइम दूंगा मैं। क्या है, धनिया। होरी की पत्नी का नाम क्या है, धनिया। ठीक है। बाल गोविंद भगत किस पाठ के मुख्य पात्र हैं, कमेंट जल्दी करो। बाल गोविंद भगत किस पाठ का मुख्य पात्र है। देखो ये जो दिख नहीं रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन, ये 3 ही ऑप्शन है इसमें, कोई बात नहीं। और इसका जो आंसर भी होगा तो क्या होगा, बाल गोविंद भगत ही होगा, इसी के मुख्य पात्र वो है। यह पाठ जो है बाल गोविंद भगत किसने लिखा है, तो प्रेमचंद, ये भी याद रखना है हमारा। प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें बाल गोविंद भगत नाम की एक बूढ़े किसान की कथा है, ठीक है ना, जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है, उसकी कथा है। महायज्ञ पाठ में नायक कौन है, बताइए। तो याद रखना है महायज्ञ पाठ में नायक कौन है, तो हीरा है। जैसे ही क्वेश्चन देखो फिर कमेंट आंसर करो मेरा, मैं जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड रुकूंगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन देख के पहले आंसर कमेंट में करो और देखो कितना सही होता है। ठीक है, तो महायज्ञ पाठ के नायक कौन है, तो हीरा है। महायज्ञ पाठ में हीरा नाम का एक युवक है जो देश की आजादी के लिए बलिदान देता है, याद रखना। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1880 को हुआ था, वाराणसी के पास लमही गांव में। कभी कभी ये भी पूछता है, लमही गांव में हुआ था, वाराणसी के पास। नीलकंठ पक्षी किस पाठ में वर्णित है बताइए। तो याद रखना नीलकंठ पक्षी जो है वो नीलकंठ पाठ से ही वर्णित है। ठीक है, जिसमें एक पक्षी की कथा है। जयप्रकाश नारायण किस रचना के लेखक हैं, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जो है वो आत्मकथा रचना के लेखक हैं, जो उनके जीवन पर आधारित है, यानी उनकी जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आत्मकथ्य पाठ किसकी रचना है, तो आत्मकथ्य पाठ जो है वो अगेय की रचना है, याद रखना। इसमें प्रसिद्ध हिंदी लेखक अगेय, इनको बोला जाता है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ठीक है, इनका दूसरा नाम है की रचना है, याद रखना। गोदान उपन्यास की में राय साहब कौन है, अब बताइए राय साहब कौन है, तो वो एक क्या है, जमींदार है। राय साहब गोदान उपन्यास में एक संपन्न जमींदार है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लखना किस पाठ की मुख्य पात्र है, महायज्ञ। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, गाजीपुर, याद रखना कहां हुई थी,
गाजीपुर में हुई थी और वाराणसी के पास स्कूल में वो पढ़े थे, याद रखना है। तो गाजीपुर कहेंगे, कहीं कहीं वाराणसी भी रहेगा तो लोग मार देते, नहीं गाजीपुर ही कहेंगे, ठीक है ना। गाजीपुर से बनारस ज्यादा दूर नहीं है। तो अब मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके आंसर बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, टाइम क्योंकि तुम लोग का एग्जामिनेशन सर पे है तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। व्यथित हद्य पाठ किसकी कृति है, याद रखना, क्या व्यथित हद्य पाठ किसकी कृति है, तो वो राम विचार लाल की है। नमक का दरोगा किस उपन्यास का एक अंश है, नमक का दरोगा किस उपन्यास का एक अंश है, तो किसका है, गबन का है, ठीक है ना, गबन का है। और प्रेमचंद ने इसे लिखा है, प्रेमचंद ने इसे लिखा है। बिहारी लाल व्यथित हद्य पाठ में क्या था, तो बिहारी लाल व्यथित हद्य पाठ में एक दरोगा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पुलिस अधिकारी थे जिसमें झूठे नमक तस्करी के आरोप में परेशान किया गया है, कहानी पढ़ोगे तो। पंचवटी किसने लिखा है, तो पंचवटी जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एक यात्रा वृतांत है, यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, तो क्या था, तो गंगाधर राव था इनकी पत्नी का नाम। राजा गंगाधर राव बोलते हैं, नेवल कर के साथ हुआ था, बोला गया है इनका पूरा नाम। सिर्फ इतना ही याद रखना। बाल गोविंद भगत किस गांव के निवासी थे, बताइए जल्दी से, किस गांव के निवासी थे, तो महेबा, महेबा गांव के निवासी थे बाल गोविंद भगत गांव में। महायज्ञ पाठ में गुलाब किसका पुत्र था, तो गुलाब जो था वो हीरा का पुत्र था जो युद्ध में शहीद हो चुका था। प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो प्रेमचंद का जो असली नाम है वो धनपत राय था, याद रखना है। लखना किस काम के लिए जाना जाता था, क्या चीज, लखना, बताइए जल्दी से, ये लखना क्या था, तो गरीबी के कारण लखना चोरी करने लगा था, लेकिन बाद में देशभक्ति की राह पे वो चलता है। तो बताइए इसमें किस नाम से वो जाना जाता था, तो चोरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये देशभक्ति की राह में चल पड़ा था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक किसने कहा था, तो नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इनकी प्रशंसा में कहते हुए। व्यथित हद्य में बिहारी लाल को क्यों पीटा गया था, बताइए क्यों पीटा गया था व्यथित हद्य में, तो नमक की तस्करी के आरोप में, क्या चीज, नमक की तस्करी के आरोप में पीटा गया था। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु किस वर्ग पर केंद्रित है, तो किस गोदान में किसकी बात ज्यादा की गई है बच्चों, तो किसानों की बात ज्यादा की गई है इसमें, जिसमें समस्या जो थी शोषण और भारतीय किसानों की समस्या के बारे में बताया गया है। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, जन्म मैंने पूछ लिया था, अब मृत्यु बताओ, तो मृत्यु याद रखना 8 अक्टूबर 1936, 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात याद रखना है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे थे वो गद्य की बात कर रहे थे, अब हम पद यानी पोएट्री की बात करेंगे, जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम लोग सिर्फ बात करेंगे। उत्साह कविता के कवि कौन है, बताइए जल्दी से, उत्साह कविता के कवि कौन है। बहुत ही मैंने क्वेश्चन तुम लोगों का निकाला है ताकि एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, इसलिए छोड़ना मत। उत्साह कविता के कवि कौन है, तो याद रखना है इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, प्रसिद्ध कविता है उत्साह इनका। अट नहीं रही है कविता में कवि किसकी तुलना कर रहा है, क्या बात वो बोली गई यहाँ पे, अट नहीं रही है में कविता में कवि किसकी तुलना कर रहा है, तो वो नाव की यहाँ पे तुलना कर रहा है। कवि अपने जीवन की स्थिरता और संघर्ष को तूफान में फंसी हुई नाव की तुलना से करता है। नमक कविता के रचयिता कौन है, तो याद रखना है श्याम नारायण पांडे।
पर्वत प्रदेश के प्रातः, पर्वत प्रदेश के प्रातः कविता की विधा का क्या है, बताइए जल्दी से। तो विधा जो है वो खांड काव्य में है, इसकी विधा है, ठीक है ना। यह एक लंबी कविता है जो पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करती है, इसलिए इसे खंड काव्य की श्रेणी में रखा गया है। विधा का मतलब वही होता है किस टाइप से लिखा हुआ है, तो खंड काव्य की श्रेणी में रखा गया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्या चीज बात, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में दीपक किसका प्रतीक है, बताइए दीपक किसका प्रतीक बोला गया है। तो दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक बोला गया है इसमें। इसमें महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है, या भी याद रखना, महादेवी वर्मा ने दीपक को ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना है, ये बात याद रखना है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादल राग के कवि कौन है, बताइए जल्दी से। तो याद रखना है बादल राग के जो कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत किसने लिखा है, तो इस श्याम लाल गुप्त पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत लिखा है। जय जय गर्जन, जय जय गर्जन किस कविता की पंक्ति है, तो जो जय जय गर्जन है वो वीर तुम्हारे कविता की एक पंक्ति है जो वीरों की गुंज का वर्णन करती है। अट नहीं रही कविता में कवित्री कौन है, अभी इसके पहले ही मैंने बताया था, अट नहीं रही कविता की सुभद्रा कुमारी चौहान है। अहिंसा कविता के रचनाकार कौन है, तो अहिंसा कविता के जो रचनाकार है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पर्वत प्रदेश के प्रातः में प्रकृति के कौन से सौंदर्य का वर्णन है, बताइए। तो उसमें जो है वो सुबह की बात की गई है, सुबह का सौंदर्य की बात की गई है। पहाड़ी क्षेत्र की जो सुबह होती है उसमें सुहावने दृश्यों का वर्णन किया गया है। वीर तुम्हारे, क्या चीज, वीर तुम्हारे कविता में वीरों का आह्वान किसने किया है, आवाहन किसने किया है वीरों का, तो वीरों का जो आह्वान है वो इसमें युवाओं ने किया है, युवाओं से किया गया है, क्योंकि कवि देश की रक्षा के लिए युवाओं में वीर रस और उत्साह भरना चाहता है। उत्साह कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है, तो कवि जो है वो किसकी प्रशंसा की है, तो याद रखना है मानव के जीवन की गतिशीलता की प्रशंसा इसमें की गई है। हिंदू आर्य किस कवि की रचना है, तो जो हिंदू आर्य है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। याद रखना किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रस के कवि के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना वीर रस के रूप में जाना जाता है। किनको, रामधारी सिंह दिनकर को। बादल राग कविता में बादल किसके लिए आया है, बताइए बादल इस यहाँ पे किसके लिए आया होगा, ये दिमाग लगा दो। तो मेघदूत के रूप में बादल जो है वो बादल किसके लिए आया है, तो मेघदूत के रूप में आया है। बादल कवि का दूत बनकर उसके प्रियजनों तक संदेश ले जाता है। इसमें कितना लोग बोलता है कि अच्छा बादल है बारिश होगा तो किसानों के लिए मार देता है, नहीं, याद रखना मेघदूत के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का मुख्य भाव क्या है, तो इनका जो मुख्य भाव है वो वीर रस है, वीर रस और देशभक्ति की इसमें सिर्फ बात की गई है। इनकी जो कविता है झांसी की रानी, वीर तुम्हारे में वीरता और देश प्रेम की भावना को बताया गया है। तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूं कि एग्जामिनेशन नजदीक है तुम लोगों का, इसलिए। कर्मवीर किस कवि की उपाधि है, बताइए जो कर्मवीर है किस कवि की उपाधि है, तो याद रखना है वो रामधारी सिंह दिनकर की उपाधि है। जय जय गर्जन में किसका वर्णन है, जय जय गर्जन में झंकार का वर्णन है। किसका वर्णन है, झंकार का। अट नहीं रही है में नाव किसका प्रतीक है, अट नहीं रही है में नाव जो है वो जीवन का प्रतीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में मंदिर किसे कहा गया है, उस कविता में जो मंदिर है वो किसे कहा गया है, तो जो मंदिर है वो शरीर को कहा गया है, ठीक है ना, जिसमें ज्ञान का दीपक जलता है। नमक कविता का केंद्रीय भाव क्या है, यानी जो नमक कविता है उसका मेन
टाइटल क्या है बताइए जल्दी से। याद रखना जो नमक कविता उसमें सत्य और त्याग का मेन केंद्रीय भाव है, यही सब क्वेश्चन आता है ऐसे। पर्वत प्रदेश के प्रातः कविता की भाषा क्या बताइए। तो खड़ी बोली है, उसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है, यानी आधुनिक हिंदी काव्य मुख्य रूप से खड़ी बोली में लिखा जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर ने किस महाकाव्य की रचना की है, किसने, दिनकर ने। इसमें से चारों में से किस महाकाव्य की रचना दिनकर ने की है। तो याद रखना जो दिनकर ने की है वो रश्मरथी की रचना की है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत किस राष्ट्रीय उत्सव से संबंधित है बताइए जल्दी से। तो याद रखना ये गणतंत्र दिवस उत्सव से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण का क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन, बार बार इसी जैसा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए तुम लोगों को डरना नहीं है, और एक क्वेश्चन जैसे ही मैं बोलता हूं वीडियो पॉज करके उसका आंसर नीचे लिखो और देखो तुम सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार इसी से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राम जोड़ राज की संधि है बताइए, इसमें जो संधि है वो क्या है। तो राम जोड़ राज बताओ क्या होगा, राम राजा नहीं, सीधी सी बात है क्या होगा, रामराज। देखो एक द्वित्व संधि का उदाहरण है, किसकी संधि का उदाहरण है, द्वित्व संधि, द्वित्व संधि का ये उदाहरण है। जब अ या अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ देखते चले जाओ, यहां पे डिटेल में जाऊंगा तो बहुत चला जाएगा। एक प्लस अंत की संधि क्या है इसमें बताइए जल्दी से। तो एक प्लस अंत यानी एकांत, क्या होगा, एकांत। राजपुत्र में कौन सा समास है बताइए, जो राजपुत्र है, राजपुत्र में कौन सा समास होता है। तो तत्पुरुष समास होता है। यानी कि देखो ध्यान से, जो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, क्या होता है, राजा का पुत्र होता है, ठीक है ना। और यहाँ पूर्व पद यानी राजा जो है वो प्रधान है, यानी पूर्व का मतलब होता है पुत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यहाँ राजा है। और जब राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये पूर्व प्रधान है, तो पूर्व पद प्रधान समास हमेशा तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना है। चौराहा में कौन सा समास है बताइए, इसमें चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है। तो इसमें द्विगुणी समास है, याद रखना। देखो चौराहा का मतलब होता है चार, चौराहा का मतलब क्या होता है, चार, यानी ये संख्या वाचक से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, संख्या वाचक से बना हुआ है। और संख्या वाचक पूर्व पद वाले समास को द्विगु कहा जाता है। जो संख्या वाचक होता है उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। यथाशक्ति का समास विग्रह है बताइए। तो शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति का होता है कि मेरे पास पैसा दान देना है तो मतलब मैं यथाशक्ति के अनुसार तुम्हारी मदद करूंगा। तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार होता है। यह अव्ययी भाव समास है, ये भी याद रखना है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। पंचवटी में कौन सा समास है बताइए जल्दी से। तो पंचवटी में भी द्विगु समास है, क्योंकि इसमें भी देखो संख्या की बात की गई है। पंच का मतलब होता है पांच, पंच का मतलब होता है पांच, तो इसमें भी याद रखना द्विगु समास आता है क्योंकि संख्या है। और जहां भी संख्या की बात होगी आंख बंद करके मार देना द्विगु समास। समझ में आया बात। आंखों का तारा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। आंखों का तारा में रूप, याद रखना, आंखों यानी कि रूप की रानी चोरों का राजा, जो गाना है ना कि हमारी आंख बहुत सुंदर है तो मैं बहुत रूपक हूं, मनमोहक हूं, तो वैसे याद रखना ये रूपक समास है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख मंदिर भ्रू निरेखा में कौन सा अलंकार है, कौन सा, याद रखना, मुख मंदिर और एक भ्रू निरेखा में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार इसमें भी आएगा। क्या आएगा, रूपक, यानी चेहरे को मंदिर और भौहों को निरेखा। निरेखा का मतलब होता है भौहों को निरेखा यानी लकीर, लकीर, ठीक है ना। ये भ्रू नहीं होगा, भौं होगा, भौं।
कानन कानन में कौन सा अलंकार है, बताइए जल्दी से। जो कानन कानन है उसमें अनुप्रास अलंकार है, कानन कानन में अनुप्रास अलंकार है। पर्वत के समान धीर में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पर्वत के समान धीर में उपमा अलंकार है। वह गरीब है पर धनी है में कौन सा अलंकार है, यानी वो गरीब तो है लेकिन धनी है, तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब कह रहे हो कुछ है कुछ, तो याद रखना ये क्या होगा, विरोधाभास अलंकार है। चांदनी दौड़ पड़ी में कौन सा रस है, चांदनी जो दौड़ पड़ी है उसमें कौन सा रस है, तो करुण रस है, यानी दौड़ गई है भाई, उसको बहुत चिंता है किसी के, तो कौन सा रस है, तो करुण रस है। यहाँ पे चांदनी जो है वो राधा से बोला गया है, किसकी बात बोला गया है, राधा से बोला गया है कि प्रेमी के प्रस्थान पर दौड़ने का दृश्य वियोग यानी बिछोह का है, जिससे करुण रस की अनुभूति होती है। राम रोटी खाता है वाक्य का वाच्य क्या है, बताइए जल्दी से। तो ये कर्ता वाच्य है, कौन सा बात है, कर्ता वाच्य है। कर्ता वाच्य का मतलब होता है कि राम रोटी खाता है, तो राम क्या है, रोटी खा रहा है, तो करता है राम, तो याद रखना, तो वाक्य में कर्ता वाच्य है। और कर्म क्या है, रोटी है, कर्म क्या है, रोटी है। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा राम रोटी खाता में राम 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 क्या है, तो राम कर्ता वाच्य है। रोटी क्या है, तो रोटी क्या है, कर्म वाच्य है। खाता क्या है, तो भाव वाच्य है। तो ये चीजें, रोटी राम द्वारा खाई जाती है, वाक्य का वाच्य बताओ। चलो, राम रोटी राम द्वारा खाई जाती है, तो ये उल्टा हो गया, तो ये उल्टा जब हो गया तो कर्म वाच्य हो गया। कर्म वाच्य इसलिए हो गया कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो रोटी इंपॉर्टेंट यहां पे हो गया है। इससे खाया जाता है, वाक्य का वाच्य है, तो इससे खाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहां भाव वाच्य हो जाएगा। लड़का पढ़ रहा था में काल है, बताइए लड़का पढ़ रहा है में कौन सा काल है, बताओ। अरे पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो वर्तमान काल की बात हुई है। यहां में कौन सा काल, अच्छा था है, तो था है तो फिर भूतकाल हो जाएगा। यहां पे है लगा देता तो वर्तमान काल होता। मैं पढ़ूंगा में कौन सा काल है, भविष्य की बात हो रही थी, कौन सा काल है, भविष्यत काल है, ठीक है ना। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई में कौन सा कारक है, राम के, यहाँ का के की होता है ना, तो राम के द्वारा तो करण 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 है। सीता से मिलो में सीता का कारक कौन है, तो जो सीता का कारक है वो कौन है, संप्रदान कारक है। घर से बाहर निकलो में घर का कारक है, यानी घर से बाहर निकलो में घर का कारक क्या होगा, तो जो घर का कारक होगा वो अपदान कारक होगा। शांति शब्द का संधि विच्छेद है, शांति को तुम किस तरीके से संधि विच्छेद करोगे, तो शांति को शान शान प्लस क्या होगा, ती, ये होगा शांति। तो देखो कहां पे है, तो शांति, ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द बताओ इसमें, तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सरिता होता है। पर्यायवाची का मतलब मिलता जुलता। विद्यालय शब्द का विलोम क्या है, विलोम का मतलब उल्टा, तो विद्यालय शब्द का जो विलोम होगा वो विद्या, तो विद्या तो होगा नहीं, तो क्या होगा, अविद्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का जो मिलता जुलता क्या है, इसमें जल है नहीं है, वायु है नहीं है, तो अग्नि का जो मिलता जुलता क्या है, धरा है नहीं है, तो क्या होगा, पावक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, बताओ जल्दी। अरे तत्सम शब्द मित्र है, मित्र संस्कृत का शब्द है जो अपरिवर्तित रूप में हिंदी में आया है। मित्र जो है वो संस्कृत शब्द है, जो अपरिवर्तित हिंदी में भी हम मित्र का ही उपयोग करते हैं, इसलिए यह तत्सम है। बाकी घोड़ा दवाई फूल सब अलग अलग, घोड़ा को अश्व बोला गया है संस्कृत में, दवाई को कुछ और बोला गया है, फूल को कुछ और बोला गया है, लेकिन मित्र संस्कृत में भी मित्र है और हिंदी में मित्र है, और जब दोनों में सेम होता है तो उसी तत्सम शब्द कहलाता है।
विद्यार्थी में उपसर्ग है, बताइए विद्यार्थी में जो उपसर्ग है वो क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है पहला वाला और अपसर्ग का मतलब होता है लास्ट वाला। तो पहला वाला देखो तो वी 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 ढूंढो, सीधी सी बात है, तो ये क्या होगा? वी होगा। प्राणी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्राणी में प्रत्यय है, तो प्राणी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या मतलब अभी मैंने बताया था, लास्ट वाला नी, नी ढूंढो नी। अब नी तो बहुत ए भी है सर, इनी भी है, तो इनी होगा, प्राणी इनी प्राणी ऐसे करके, तो क्या होगा? इनी होगा। मनुष्य शब्द का लिंग क्या है? तो मनुष्य शब्द का कौन सा लिंग है? मनुष्य से बता सकते हो? तो मनुष्य पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। मनुष्य, बालक, पिता आदि सब के सब पुल्लिंग है। कड़ाई शब्द का लिंग क्या है? कड़ाई, कड़ाई शब्द का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग में आता है। कड़ाई, कढ़ाई, कड़ाई। सख्ती, माने कड़ाई का मतलब क्या होता है? सख्ती, वो कढ़ाई नहीं जो खाना बनाते हैं वो नहीं, सख्ती। सही बर्तनी इसमें ढूंढो। कार्यालय, ये तो ऐसे ही गलत है। कार्यालय देखो तो ये सही लग रहा है, ये सब गलत है, तो ढूंढना है। अब अपठित गद्यांश क्या होता है कि तुमको 10 लाइन 5 लाइन का एक गद्यांश देगा, उसमें ऑप्शन यानी आंसर होगा, उसका आंसर लिखना है, उसी पे कुछ क्वेश्चन है, ये जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा मार्क्स हिंदी में आता है। तो अपठित गद्यांश में शीर्षक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त विद्या क्या होनी चाहिए? जो अपठित गद्यांश है, अब इसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि इसका शीर्षक बताओ, इसका शीर्षक बताओ, तो कैसे बताओगे? इसमें से क्या क्या बहुत बड़ा होना चाहिए शीर्षक? नहीं सर, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, विषय को पूर्णतः प्रकट करने वाला, संक्षिप्त और विषयगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त और विषयगत होना चाहिए। गद्यांश में विलोम से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो विलोम से संबंधित प्रश्न क्या है? तो विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढने वाले प्रश्न होते हैं। गद्यांश के आधार पर सत्य असत्य प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? देखो ये आएगा नहीं, लेकिन किस तरीके से बनाना है यहां से क्लियर हो जाएगा तुम लोग। तो किस तरीके के सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। गद्यांश में दिए गए वाक्य का भाव या सार, भाव या सार किसे कहते हैं? तो जो वो है वो विषय के ऊपर कहते हैं। अपठित गद्यांश में विशेष्य और विशेषण की पहचान का प्रश्न किस खंड से संबंधित है? तो याद रखना वो व्याकरण से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन छोड़ दो, ये सब नहीं आएगा, ये सब करवाऊंगा भी नहीं मैं, ठीक है ना। अब वो बना दिया गया है बट जरूरत नहीं है ठीक है ना। ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब चलो मेन इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, लेखक कवि परिचय और रचनाएं, यानी इसमें से कौन कौन से लेखक की बहुत ही वीवीआई 10 क्वेश्चन है, ये जरूर देखो। 10 क्वेश्चन जो वीवीआई है वो जरूर देखना है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कामयानी के रचनाकार कौन है? तो बताइए रचनाकार जो है, याद रखना है इसमें से जो हमारे रचनाकार इसके हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चांद से थोड़ी सी गप्पे किसकी रचना है? तो ये जो है वो नागार्जुन की रचना है। प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि किस विषय पर आधारित है? तो जो कर्मभूमि है वो किसान की समस्याओं पर आधारित है। झूठा सच किस उपन्यास का एक अंश है? तो गबन, यानी झूठा सच जो है वो गबन उपन्यास का एक अंश है। रामधारी सिंह दिनकर ने किस राष्ट्रीय नेता पर लिखा है? तो किस राष्ट्रीय नेता पर लिखा है उन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस के लेखा पर कुरुक्षेत्र महाकाव्य लिखा है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य लिखा है। सक्सेना कौन थे गोदान उपन्यास के पात्र में? सक्सेना कौन थे? तो सक्सेना जी डॉक्टर थे। आंखें किस कविता का संग्रह की रचना है? तो महादेवी वर्मा। रस खान किस भाषा या शैली के कवि थे? बताइए जल्दी से, किस भाषा या कवि के शैली थे? तो ब्रज भाषा का। किसके थे? ब्रज भाषा का। गिरदा किस कवि का उपनाम है? जो गिरदा है वो नागार्जुन क्या उपनाम है, इन्हीं के दूसरे नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखना है शिवरानी देवी था।
एक क्वेश्चन देख लेना। और अगर जो और भी बहुत सारे मैं तुम लोगों के सब्जेक्ट के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा जिससे एग्जामिनेशन तुम लोगों के लिए इजी बन जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और 1 मिनट, अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिखो, थैंक यू सर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।